चलिए, थैंक यू। चलें, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत मुबारक इस रैली का। और इस रैली के पीछे हमें नहीं भूलना चाहिए सारी चीज़ों के पीछे जो पाकिस्तान ने इतनी बड़ी जो है एक तरह से हमारी फोर्सेस ने जो कुर्बानियां दी पिछले हफ्ते में पूरे। कितने लोग होंगे उनकी फैमिलीज जो कि परेशान होंगी, लेकिन उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरीके से निभाई और क्रशिंग डिफीट टू इंडिया जो है वो जिस तरीके से की, इससे पाकिस्तान की पूरी एक तरह से हम लोग पिछले 2-3 साल बड़े मुश्किल गुजारे हैं सबने। तो पाकिस्तान की रेपुटेशन जो है ना पूरी दुनिया में बहुत ऊपर चली गई है इस इवेंट से। सो स्पेशल थैंक यू टू ऑल आर फोर्सेस। और यही हैं असल लोग जिनकी वजह से जो है मंडे की जो 10,000 पॉइंट्स की रैली बनी है वो हम सब ने इंजॉय की है। असल रीजन इसके पीछे यही है। सो जैसे हम पहले कर रहे थे कि ये पहली दफा हिस्ट्री में हुआ है कि 10,000 पॉइंट्स की रैली आई है। और यकीनन एक सेलिब्रेशन करने की चीज़ है। कुछ साल पहले, आज से कोई 10-15 साल पहले, इंडेक्स ही 10,000 का होता था। मतलब इंडेक्स की वैल्यू ही 10,000 होती थी, और आप देखें एक दिन में अब 10,000 की रैली आ रही है। इस तरह से मैसिव किस्म की कंपाउंडिंग की है पीएसएक्स ने, कंपनीज ने। और आज हमने ना एक ऐसी प्रेजेंटेशन रेडी की है कि आप लोगों को, जो लोग देख रहे होंगे जिनको स्टॉक मार्केट का इतना आइडिया नहीं भी है, घबराते हैं ज्वाइन करने से, तो उनको समझाने के लिए जो है हम लोगों ने एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की हुई है कि असल में होता क्या है ये। बाकी चीज़ें तो कंपनीज हम लोग डीपली एनालाइज करते रहते हैं, अच्छी कंपनीज ढूंढते रहते हैं, लेकिन असल जिस्ट क्या है जिसकी वजह से लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो ये हमारी एक शॉर्ट सी प्रेजेंटेशन है। जो लोग इन्वेस्टिंग कर भी रहे हैं आई थिंक उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होगी। इसमें इन्वेस्टिंग के अलावा जो फाइनेंशियल लिटरेसी और अ, जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने हैं, वो भी इसमें जो है बड़े अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन किए। तो आप सब ने भी ज्वाइन किया है, जिन लोगों ने अभी नहीं ज्वाइन किया, ये हमारे ना मुल्क में पीएसएक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का परसेप्शन बना हुआ है ये बहुत मुश्किल है, ये तो रोज ऊपर नीचे होता रहता है। और फिर इतने अच्छे रिटर्न दिए हैं पास में स्टॉक मार्केट ने, लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं मेरा ना लॉस हो जाएगा। तो ये इसका परसेप्शन बना हुआ है। मैं खुद इस परसेप्शन के थ्रू 2-3 साल तक गुजरा। अमार भी हैं कॉल पे, अमार खुद इस परसेप्शन के थ्रू गुजरे। अच्छे खासे साल लग जाते हैं आपको ये सारी चीज़ें अपने अराउंड सुन के ना उससे बाहर निकलने में और एक्चुअल में जो है इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने में, जिसके बहुत अच्छे फ्रूट्स आते हैं। पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट प्लेटफॉर्म होता है कि आप ना टॉप बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं, इक्वल पार्टनरशिप। पाकिस्तान में भी बिल्कुल ऐसी ही है। और इधर के भी जो टॉप बिजनेसमैन हैं उन्होंने लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न कमाए हैं। पिछले 25 सालों में पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हुआ। हर तरह की जो है गवर्नमेंट भी आई, किसी प्राइम मिनिस्टर को जो है अपने टाइम से पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, बहुत सारी चीज़ें हुई, बीच में मिलिट्री रूल भी आया। इंडिया के साथ 3-4 दफ़ा टेंशन चली हैं पिछले 25 सालों में। लेकिन फिर भी जो है जो असल रियलिटी है पीएसएक्स की, कि आप अगर इसको थोड़ा सा समझ लें, आपके पास टाइम है, आप अच्छी कंपनीज भी पिक कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी कर सकते तो हमने एक बड़ी स्पेशल वीडियो बनाई है अपना यूट्यूब चैनल पे, इंशाल्लाह कल लाइव होगी। उसमें हमने बताया कि आप अगर ये कंपनीज नहीं भी पिक कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप 5 मिनट में भी एक अमेजिंग जो है ना वो पोर्टफोलियो बना सकते हैं। सो ये इसकी असल रियलिटी है पीएसएक्स की, कि ये नंबर 1 कंपाउंडिंग मशीन है पाकिस्तान की। इसमें आप पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। इसके अंदर आप इन्वेस्ट करके, अब जैसे हमारे बताते हैं, एक पूरा कॉर्पस बना सकते हैं, जिसके थ्रू फिर आप अपनी जॉब की जगह अगर कोई और बिजनेस करना चाहते हैं, कोई और पैशन प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, या अपनी फैमिली के जो एक्सपेंसेस हैं वो अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं, तो वो भी आप इससे कर सकते हैं। और जो मेरी भी पूरी जर्नी थी ना उसमें मैंने यही सीखा कि रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट क्या है। रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट होता है, इसका जो क्रक्स है ना वो ये है कि जो पुअर माइंडसेट है, जब उसको सैलरी मिलती है या तो वो उसको फौरन स्पेंड कर देता है। लेकिन कुछ लोग पुअर माइंडसेट में होते हैं और सेव भी कर रहे होते हैं, लेकिन उसको सेव करते हैं, अपने तकिए के नीचे रख दिया, बैंक अकाउंट में रख दिया, किसी ऐसी जगह पे लगा दिया जहाँ पे स्कैम्स हो जाते हैं। लेकिन जो रिच माइंडसेट होता है ना, जैसे ही वो सेव करता है, एक तो अच्छी अमाउंट सेव करता है अपनी सैलरी में से या इनकम में से, और उसको फॉरेन एसेट्स में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो सारे एसेट्स होते हैं ना, ये इन्फ्लेशन से फाइट करते हैं। यानी कि अगर पाकिस्तान में इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है तो ये जो सारे बिजनेसेस होते हैं
और दूसरे एसेट्स होते हैं वो अपनी वैल्यू इन्फ्लेशन के साथ बढ़ाते रहते हैं। तो इन्फ्लेशन के बारे में जब लोग परेशान होते हैं तो उसका बेस्ट तरीका यही होता है कि आप एसेट्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि एसेट्स अपना प्रॉफिट विद टाइम बढ़ाते रहते हैं। और लेट से कोई कंपनी की फैक्ट्री लगी हुई है तो वो डॉलर्स में लगी होती है, तो वो भी अपनी वैल्यू जो है डिवैल्यूएशन के साथ साथ बढ़ाती रहती है। इससे पहले हम आगे जाएं, मैं अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा और बताऊं। अमार, अगर आप रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट में अपनी जर्नी थोड़ा सा शेयर करना चाहें, और कोई अच्छी बात जिससे जो हम्म। है लोगों को थोड़ा समझ आए कि ये क्या है एग्जैक्टली। हाँ, असल में आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा है। सिंपल जो इसके पीछे लॉजिक है ना, वो यही है कि आपने ना एसेट्स खरीदने होते हैं, छोटे 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 छोटे। और हम लोगों को बचपन से सिखाया गया है, या हमने उसी तरीके से देखा कि लोग जो है ना लाइबिलिटीज पे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। मतलब लोगों को बस ये पता होता है कि पैसे का एक ही इस्तेमाल है, और वो है चीजें खरीदना। तो जब आपको स्कूल से ही, या आपको कॉलेज में भी, बल्कि अब तो अभी तक ये नहीं बताया जाता कि भाई पैसे से जो है ना आप अपना टाइम भी खरीद सकते हैं, आप अपनी फ्रीडम भी खरीद सकते हैं, हल्के हल्के, स्लोली स्लोली। तो जब आप सिर्फ कंज्यूमर माइंडसेट के ऊपर बेस करेंगे ना, आपको ये पता होगा कि मेरी सैलरी आके गिरी मेरे अकाउंट में, अब मैंने इसको खर्च करना है। वो तो एक अलग बात है कि अब सैलरीज आपकी कम है, या लोग सेविंग्स नहीं कर पाते, वो फिर पूरा एक अलग टॉपिक है। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि जो है वो आपने बस सर्च करना है। फिर आप एड्स देखते हैं नए नए, फिर आप वहां पे आपको दिल चाहता है कि यार मैं ये भी ले लूं, ये भी ले लूं। तो अपने आप को ना, जो रिच और पुअर माइंडसेट का फर्क अगर मैं बड़ा सिंप्लीफाइड करूं, तो वो यही है कि आपने एसेट्स खरीदने हैं या लाइबिलिटीज खरीदनी है। अगर आप एसेट्स खरीदते हैं तो वो एसेट्स हल्के हल्के ग्रो होके इतने कभी ग्रो हो जाते हैं कि वो आपका पूरा जो है ना घर चलाने के काबिल हो जाते हैं। और अगर आप उनसे लाइबिलिटीज खरीदते हैं तो वो अपनी वैल्यू खोती रहती हैं, खोती रहती हैं, खोती रहती हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप उनके से डेट में चले जाते हैं। तो आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा। लेकिन इसके अंदर अगर आपने सिंपल इसको समझना है तो बाय एसेट्स, और जिसके अंदर आपके जो स्टॉक्स होते हैं वो एक एसेट होते हैं, एंड हम्म। गेट रिड ऑफ लाइबिलिटीज। बिल्कुल। अच्छा, मेरी पर्सनल जर्नी जो थी ना इन्वेस्टिंग की, उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स को पढ़ा भी। हम जैसे सेशन शुरू करने से पहले पीटर लिंच की बात भी कर रहे थे, उनको भी काफ़ी पढ़ा। लेकिन वॉरेन बफे के जो प्रिंसिपल्स थे ना, कुछ लोग वॉरेन बफेट भी कहते हैं, तो उनके जो प्रिंसिपल्स थे वो रिपीटेबल है। यानी कि वो इतना लंबा टाइम उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उसमें बेयर मार्केट भी आई, बुल मार्केट भी आई, थोड़े पैसों को भी इन्वेस्ट किया, और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स को भी आज मैनेज किया। मतलब कि हर साइज ऑफ पोर्टफोलियो भी मैनेज किया, हर टाइप ऑफ जो है एक तरह से बेयर मार्केट या बुल मार्केट जो होती है उसमें भी इन्वेस्ट किया। और फिर इतने ज़्यादा अरसे पे इन्वेस्ट किया है कि टाइप ऑफ कंपनीज भी चेंज हो गई हैं। पहले फैक्ट्रीज होती थी, पहले इस तरह की कंपनीज होती थी, अब जो है टेक की कंपनीज आ गई हैं। तो इतना जो एवर हाँ, मैं कह रहा लास्टिंग हूँ आसान सा जो है खाना ना देता मैं उधर। रिकॉर्ड, वो सिर्फ एक ही बंदे का है। जैन, नदीम साहब को ना जरा पैनल से रिमूव कर दें। फिर जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, तो फिर कर लेंगे, सारे क्वेश्चंस ले लेंगे। सो इन्होंने, इनसे अगर आप चीज़ें समझे ना, तो ये कहते हैं कि जैसे हमने अभी बात की कि एसेट्स में, सेविंग्स को एसेट्स में कन्वर्ट करना है। और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा रिटर्न हमेशा स्टॉक मार्केट देती है। और ये बताते हैं कि उसकी वजह होती है कि उसमें ना आप टॉप बिजनेसमैन के साथ जुड़ जाते हैं। टॉप बिजनेसमैन का जो रिटर्न होता है ना, जो उनके आइडियाज होते हैं और जो उनकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, उसको कोई एसेट मैच कर ही नहीं सकता। गोल्ड भी नहीं कर सकता, रियल एस्टेट भी नहीं कर सकता। जितना अच्छा कैश जो है टॉप कंपनीज प्रोड्यूस करती हैं और उसको री इन्वेस्ट करती हैं, वो और कोई एसेट क्लास कर ही नहीं सकती। और इसमें डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें स्कैम्स भी नहीं होते। इसमें जो है आप आंख बंद करके बड़ा अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जैसे हमने अभी पहले बताया। उसकी हम कल यूट्यूब वीडियो एक उस पर अपलोड भी करेंगे कि वो कैसे करते हैं। तो मैंने इनके प्रिंसिपल से बहुत सारी चीज़ें सीखी, आउट ऑफ इन्वेस्टिंग एज वेल। लेकिन इन्वेस्टिंग में किस तरीके से आपने अच्छे बिजनेस ढूंढने हैं। अब हर बिजनेस तो बराबर नहीं होता, कुछ मल्टी बैगर बिजनेसेस भी होते हैं, उससे रिलेटेड भी सारी चीज़ें सीखी। लेकिन जो लोग अभी नए हैं, इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने सिखाई रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट। एक तो आपने सेविंग को एसेट्स में कन्वर्ट करना है, और जो एसेट में कन्वर्ट करना है ना, वो नंबर वन जो बिजनेसेस हैं आपके मुल्क के, उसमें जाना है। वो हमेशा ज्यादा रिटर्न देगा आपको लॉन्ग टर्म में। बीच में हर तरह की चीजें आएंगी, हालात खराब भी होंगे, अच्छे भी होंगे, डिवैल्यूएशन भी होगी, इन्फ्लेशन भी होगी, लेकिन एंड में इधर सबसे अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। सो 4 स्टेप्स में अगर मैं अपनी जर्नी को समराइज करूं, तो पहले 2-3 साल
इस पूरे मिथ को ब्रेक करने में लगे। जो हमने आपको पीएसएक्स का परसेप्शन बताया कि लॉस हो जाएगा, अब आप खुद देखें पिछले 20 सालों में कितना अच्छा रिटर्न दिया इंडेक्स ने। लेकिन आप लोगों से बात करें तो वो कहते हैं हमारा तो लॉस हो गया था, क्योंकि वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग कर रहे होते, कुछ भी नहीं करते, डिफरेंट कंपनीज को बाय करके होल्ड कर लेते, तो कैसे होता उनका नुकसान। सो ये जो जिन लोगों का भी नुकसान हुआ था, या तो वो लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं, या वो एक एस्केलेटर है जो कि ऊपर जा रही है, लेकिन वो उसमें कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा तेजी से ऊपर चले जाएं और वो नीचे गिर जाते हैं। सो ये 2-3 साल मुझे लगे फ्रॉम 2016 से लेके 19 तक, जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें चेक की कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं सारे वॉरेन बफे के, जिस जिस तरीके से कंपनी रिसर्च करते हैं और फिर अच्छी कंपनी पिक करते हैं, ये पाकिस्तान पे अप्लाई होते हैं कि नहीं होते। जब इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ ये सब जो है पाकिस्तान में भी किया जा सकता है, तो फिर हमने 2019 में मैंने पर्सनली इन्वेस्टिंग स्टार्ट की। और वॉरेन बफे भी यही कहते हैं, इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड। उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसकी आपको पूरी समझ हो, आप बता सकें कि आज से 3-4 साल बाद ये कंपनी कहाँ खड़ी होगी। ऐसे ही नहीं देखना कि किसी से सुना ये कंपनी ले लेते हैं और वो ले ली, तो फिर उसमें तो फिर लॉस ही होगा ना अगर इस तरीके से करेंगे। और फिर ये जर्नी स्टार्ट की। ये जो सारे प्रिंसिपल्स थे इनको पाकिस्तान के हिसाब से और ज़्यादा टेलर किया। हर मुल्क अलग होता है। हर मुल्क के जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ को अलग अलग तरीके से परसीव करते हैं। पाकिस्तान में डिविडेंड्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, और जब वो 2-3 साल और अप्लाई किया, देखा कि जो पूरे प्रिंसिपल्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उनकी एप्लीकेशन थोड़ी थोड़ी हर जगह डिफरेंट है। जिन लोगों ने देखा होगा हमारे साथ, हम लोग वैल्यू रियलाइजेशन की बात करते हैं, तो वो एक हम लोगों का खुद का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, जो कि सारे प्रिंसिपल्स वही हैं, लेकिन उनकी जो एप्लीकेशन है ना पाकिस्तान पे, उसके थ्रू हमने देखा कि कौन कौन से टाइम होते हैं जिस टाइम पे डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और फिर अब जो है हम लोग खुद भी, और जो सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। और बड़ा मज़ा आता है मल्टी बैगर रिटर्न्स एक्सपीरियंस करके भी, इन कंपनीज के बारे में बात करके भी। और कोई ऐसी कंपनी जब ढूंढें जो कि बहुत अंडर वैल्यूड हो, तो आपस में जो है डिस्कस करके बड़ा अच्छा लगता है कि हमें मतलब कन्विक्शन होती है कि हाँ ये इसने तो बढ़ना ही बढ़ना है। सो ये अगर नंबर्स पे अप्लाई करें, आपने अगर 1 लाख रुपए जो है डिफरेंट एसेट क्लास में, ये डिफरेंट एसेट क्लास हैं, इसमें जो है पाकिस्तानी इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने 1 जनवरी 1999 को इन्वेस्ट किए होते, तो आप देखें स्टॉक्स जो कि एवरेज इंडेक्स है, जिसमें हर कोई कर सकता है बगैर कुछ किए 5 मिनट 1 साल लगा, वो कहाँ पहुंच जाता है। और सिर्फ एक रीजन है इसके पीछे, कि टॉप बिजनेसमैन जो है ना, वो इन्फ्लेशन हो, वो डिवैल्यूएशन हो, वो कुछ भी हो, वो अपने बिजनेस को उस तरीके से टेलर करेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे, ट्रेडिंग नहीं करेंगे, तो आप भी उनके जितना प्रॉफिट कमाएंगे। तो गोल्ड में अभी आप देखें डिवैल्यूएशन भी इतनी हुई है पिछले 2-3 सालों में, साथ साथ गोल्ड भी 1500 से 3000 से भी ऊपर चला गया है, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स उससे डबल से भी ज्यादा है। इसमें आप अगर रियल एस्टेट का, क्योंकि इंडेक्स नहीं होता ना, अलग अलग सोसाइटीज होती हैं, आप अपनी मर्जी की भी सोसाइटी ढूंढ लेंगे ना कोई, तो वो जो इंडेक्स है ना, जो कि आप आंख बंद करके बना सकते हैं, उसको भी नहीं बीट करता। हमने अपनी सारे दोस्तों से कहा है कि आप हमें बताएं कोई ऐसी एग्जांपल जिसने इससे ज्यादा रिटर्न दिया हो। तो बहुत ही कोई गिनी चुनी एग्जांपल, बिल्कुल कोई कोने में जगह जहाँ पे कोई एयरपोर्ट बन गया, जहाँ के कोई नामो निशान ही नहीं था, तो उसने इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न दिया है। और इसमें अगर आप अच्छी कंपनी कोई निकाल लें, जैसे हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस बनाते रहते हैं, तो वो तो फिर उसका मुकाबला ही नहीं है। तो अगेन उसके पीछे रीजन यही होता है, बहुत दफा लोग ना लॉन्ग टर्म नंबर देखते हैं, लेकिन उनसे कन्विक्शन नहीं मिलती उनको। उनको चाहिए होता है कि इसके पीछे रीजन बताओ मुझे, रीजन क्या है। हो सकता है पिछले 20-25 सालों में तुक्का लग गया हो, अगले 20-25 सालों में क्यों होगा ऐसा। तो उसका रीजन ये है कि बिजनेसमैन रियल एस्टेट से हमेशा ज्यादा कमाएंगे। और एक रीजन इसका ये भी होता है कि रियल एस्टेट में डेवलपर कमाता है। आप बताएं, किसी आप रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में जब इन्वेस्ट करते हैं, क्या आपका प्रॉफिट और डेवलपर का प्रॉफिट बराबर होता है? नहीं ना। लेकिन स्टॉक मार्केट में बराबर होता है। स्टॉक मार्केट में जितना डिविडेंड पर शेयर ओनर को मिलता है, उतना ही आपको मिलता है। सो ये इसके पीछे दो मेन रीजन है। इक्वल पार्टनरशिप विद टॉप बिजनेसमैन ऑफ पाकिस्तान। और यही हम अगर इसको ग्राफ में देखें, उतार चढ़ाव आएंगे, आगे भी आएंगे, लेकिन एंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन के साथ आपको बहुत अमेजिंग रिटर्न्स देके जाएगी। सो अब फ्यूचर आउटलुक पे बात कर लेते हैं, जैसे हम पहले गपशप कर रहे थे कि आगे
जो है एक और दिन आएगा 10,000 पॉइंट्स की रैली का। तो हम्म। इसमें जिन लोगों ने हमारा देखा होगा बुल मार्केट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, बूम एंड बस साइकिल का, हमने बड़ी स्पेशल रिक्वेस्ट पे अपने इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में जो सबको सिखाते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में बेस्ट एसेट क्लास पिक करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम से, वो हमने यूट्यूब पे भी अपलोड किया हुआ है। तो उसमें हमने आपको जैसे समझाया है कि मैक्रो इंडिकेटर्स तीन चार होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक आईएमएफ होता है, जब पाकिस्तान आईएमएफ अम्ब्रेला में होता है सब इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस होता है, फिजिकल डिसिप्लिन आ जाता है, आपके बजट डेफिसिट जो है वो कम रहते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में रहता है, डॉलर भी कंट्रोल में रहता है। तो ये जो चारों और फिर साथ साथ जो कि इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है डॉलर स्टेबल होने से, फिर उससे इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ जाते हैं, और ये सब हमने देखा है पिछले 1 साल में। सो ये सारे इंडिकेटर्स, करंट अकाउंट डेफिसिट आप सबने देखा होगा, सरप्लस से आ रहे हैं आजकल, इंटरेस्ट रेट थोड़े से रुके थे अब फिर से नीचे आने लग गए हैं, ऑयल प्राइस नीचे आ गई है। ऑयल प्राइस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है पाकिस्तान के लिए। और अभी आपने कल देखा है टैरिफ जो है वो यूएसए और चाइना की सेटलमेंट हो रही है। तीन तीन महीने के लिए उन्होंने सस्पेंड कर दिए हैं सारे जो टैरिफ इंक्रीज होते हैं, लेकिन ऑयल अभी भी नीचे है। ऑयल अभी भी $60 $65 पे चल रहा है। तो अब अगर ये सारी चीजें स्मूथन आउट हो भी जाएं, फिर भी ऑयल जो है जो पहले 75 का होता था वो अब 65 पे आ चुका है। रफली रफली आप कह सकते हैं अगर ऑयल $10 गिरता है ना, तो पाकिस्तान को जितना उससे फायदा होता है ना, उससे स्टॉक मार्केट का रफली पी रेशो 1 से बढ़ जाता है। अगर पहले 6 होता है तो वो 7 हो जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट 2-3% नीचे आ जाते हैं। ट्रम्प टैरिफ्स पे बहुत अनसर्टेनिटी चल रही थी पिछले दिनों में, वो भी जो है पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। जब ट्रम्प टैरिफ्स या इस तरह की एक दूसरे मुल्कों पे लोग जो है ड्यूटीज लगाते हैं, तो उससे परचेसिंग पावर कम हो जाती है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं। चीज़ें महंगी होती हैं, लोग कम खरीदते हैं, कम खरीदेंगे तो प्रोडक्शन भी कम होगी। और जब प्रोडक्शन कम होती है ना, तो दुनिया में 4 चीज़ें होती हैं जो प्रोडक्शन में हमेशा इस्तेमाल होती हैं। पहला होता है ऑयल, दूसरा होता है कोल, तीसरा गैस, और चौथा स्टील। मतलब आप कोई भी चीज़ दुनिया की देख लें, वो प्लास्टिक से बनी होगी, स्टील से बनी होगी, या उसके लिए बिजली इस्तेमाल हुई होगी। तो ये चार एक तरह से ना ग्लोबल, इनको कहते हैं पावर हाउसेस, कि दुनिया में जितनी भी चीजें बननी है ना, उनके लिए ये इस्तेमाल होता है। तो जब दुनिया में चीजें कम इस्तेमाल हो रही होंगी तो बनेंगी भी कम, और फिर इन इन चारों की जो कीमत है ना वो नीचे आ जाती है। और पाकिस्तान इन चारों चीजों का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। दुनिया में सबसे बड़ा नहीं है, बट पाकिस्तान में ये जो कमोडिटीज हैं, ये मिलके इम्पोर्ट बिल का ऑलमोस्ट 30-40% बनाती है। ऑलमोस्ट 25 20 से 25 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट होती है इन चार चीजों की, और इन सब की कीमत जो है वो नीचे आ रही है। तो देखें, आपको बैठे बैठे जो है 2-3 बिलियन डॉलर का फायदा हो जाता है साल से। फिर लोग पूछते हैं कि इज इट अ गुड टाइम टू स्टार्ट। हमारे इस पे आप भी जो है ना थोड़ा गाइड करिएगा सबको। वैसे तो जो नंबर्स हैं लॉन्ग टर्म इतनी अच्छी कंपाउंडिंग होती है कि आप हम्म। किसी भी दिन स्टार्ट करें ना, वो कहते हैं ना द बेस्ट डे टू स्टार्ट वाज यस्टरडे एंड द सेकंड बेस्ट डे इज टुडे। हाँ, बस इससे अच्छा कोई कुछ नहीं बोल सकता कि हाँ। आप जो लॉन्ग टर्म सिनेरियो लेके आप जो है वो बिल्कुल एक्शन लेना जरूरी है, और आज हम्म। लेना जरूरी है। आप इंडेक्स को देख के परेशान नहीं हो। हाँ। और एक तो इतना अच्छा रिटर्न है कि आप किसी भी टाइम पे स्टार्ट करें ना तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा रिटर्न आएगा, लेकिन बूम बस साइकिल भी आज आपको कह रहा है कि यही टाइम है। हम्म। पॉलिटिक्स आप देख लें, उसमें हमने पॉलिटिक्स का भी एक्सप्लेन किया हुआ है। और आप ये सोचें कि पाकिस्तान एक इतनी बड़ी जो है ना शॉर्ट सी वॉर जो है वो जीता है, इसका भी बड़ा इम्पैक्ट होता है। इससे भी लोगों के ना आंखों में वो मुल्क आ जाता है, वो एक सिक्योर जगह बन जाती है। अभी जिस तरीके से हम खुद भी देख रहे हैं कि बैक एंड पे चाइना कितना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, तो उससे लोगों का परसेप्शन भी बदलता है कि भाई पाकिस्तान हम्म। जो है पहले के मुकाबले में इस इंसिडेंट के बाद और ज्यादा पावरफुल और ज्यादा एक सेफ कंट्री बन गया। ग्लोबल लेवल पे हमारा परसेप्शन जो है बहुत इंप्रूव हुआ है। हाँ, हेडलाइंस सारी हमारे उस हाँ। पर है, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर की, आप हाँ, अगर मतलब कि देखें तो। आपके चाइना से भी रिलेशन बेहतर हो गए, यूएस से भी बेहतर हो गए, आपकी खुद की जो है स्टैंडिंग दुनिया में बेहतर हो गई। सो बहुत ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था, जिससे अभी तो सिर्फ लोगों को ये नजर आया ना कि जो जब अनसर्टेनिटी चल रही थी तो वो एकदम से रिकवरी हो गई। लेकिन अब आहिस्ता 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 अगले 6 महीने साल में जो बाकी सारी चीज़ होती हैं वो भी जो है ना फिर स्टॉक मार्केट की चीज़ों में रिफ्लेक्ट होती हैं। सो परफेक्ट टाइम है टू स्टार्ट। डिफरेंट तरीकों से स्टार्ट कैसे करते हैं, हमने देखा ना 2 चीज़ों पे लोग सबसे ज़्यादा घबराते हैं। एक वॉलेटिलिटी, कि चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, उधर आई थिंक उस पर हमने आज काफ़ी बात की, हमने अपनी जर्नी भी शेयर की
कि क्यों स्टॉक मार्केट में आप आंखें बंद करके भी एवरेज कंपनी भी ले लें तो वो आपको लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा रिटर्न देगी। दूसरी चीज होती है कि लोगों ने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है ना, उसकी उनको फेयर वैल्यू नहीं पता। वो शेयर हम्म। अगर आज 80 पे ट्रेड हो रहा है ना, उनको नहीं पता कि वो असल उसकी जो कीमत है ना वो 200 है या 100 है या वो 50 है। तो जब वो 80 से 60 पे आता है ना, तब भी लोग बेच देते हैं कि भाई ये तो हम्म। नीचे आ रहा है। और जब वो 100 पे जाते हैं जब भी बेच देते हैं। उनको ये भी नहीं पता होता, हो सकता है ये 200 इसकी असल वैल्यू है और इसने 200 पे जाना था। तो हाँ। लॉस में भी बेच देते हैं और जब प्रॉफिट होता है तो उसमें जल्दी बेच देते हैं। अच्छा, सो एक एक हाँ। सवाल ना यहाँ पे मेरे कनेक्ट में से करूंगा, मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग मतलब ट्विटर पे भी ना मुझे मैसेज ये करते हैं कि अब तो इतनी बढ़ गई है। ये वाला जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि अब तो इतनी बढ़ गई है, अब लेना मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं कि यहाँ से ये नीचे जाए ना, सही है, तो हम इंटरव्यू ले लेंगे, मतलब हम आ जाएंगे उसमें। और जब वो नीचे जाती है तो परेशान हो जाते हैं कि ये अब तो नीचे आना शुरू हो गई, तो और नीचे ना हम्म। चले जाए। तो इसको कैसे कंट्रोल करे बंदा कि ये वाली जो चीज है कि यार अब तो इतनी बढ़ गई है, काश मैं 70,000 पे होता या मैं 90,000 पे आ जाता, अब तो इतनी बढ़ गई है, ऑल टाइम हाई हो गई है। तो ये वाली चीज भी रोके रखती है लोग। भाई अगर देखिए। एक अच्छी कंपनी हाँ। है उसका शेयर प्राइस तो बढ़ता ही रहेगा ना, फॉर एग्जाम्पल। हम्म। अब वो वेट लोग करते हैं कि ये कम से कम नीचे आए, तो ये नीचे आएगा तो जस्टिफाई होगा परचेज करने के लिए। हम्म। इसको कैसे काउंटर मतलब करें? देखिए, इसमें ना आपको समझना होगा, जैसे हमने ये आपको ग्राफ भी दिखाया ना, कि 1 लाख रुपए जो है 1 करोड़ 20 लाख बन रहे हैं। अब इसके पीछे क्या था? ऐसे थोड़ी है कि 1 लाख वाली चीज अगर कभी लोग बहुत अच्छा परसेप्शन बन जाए, बुल मार्केट आ जाए, तो 2 लाख की हो जाएगी, मैक्सिमम 3 लाख की हो जाएगी। इससे ज्यादा वॉल्टिलिटी तो नहीं होती ना। तो इस टाइम में हर कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स बढ़ाए हैं। ऑन एवरेज हम्म। एक एवरेज कंपनी जो होती है ना पाकिस्तान में, वो हर साल अपना प्रॉफिट 18% बढ़ाती है। यानी कि वो हर 4 साल बाद अपना प्रॉफिट डबल कर लेती है। तो एक चीज नेचुरली जो अपना प्रॉफिट बढ़ाती जा रही है। और शेयर जब आप खरीदते हैं तो आप क्या करते हैं? आप जब शेयर खरीदते हैं, आप उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि अब जो फ्यूचर के प्रॉफिट्स होंगे ना, उसमें मैं भी बराबर का शेयर होल्डर हूँ। तो अगर हर साल एक कंपनी अपना प्रॉफिट 18% बढ़ाती जा रही है, तो उसकी फेयर वैल्यू तो 18% वैसे ही बन रही है ना। हम्म। तो इंडेक्स ने तो ऊपर ही जाना है। इंडेक्स कभी भी आपको नीचे नहीं आएगा विद टाइम, क्योंकि कंपनीज अपनी वैल्यू बढ़ा रही होती है। आपने बस ये देखना होता है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या अगर आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग करते हैं, तो ओवरऑल आजकल जो प्रॉफिट चल रहा है ना, उसके हिसाब से प्राइस ज़्यादा तो नहीं है। तो पाकिस्तान के इंडेक्स ओवरऑल की अगर बात करें तो अभी भी पी रेशो 6 और 7 के बीच में चल रहा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री भी बताती है कि ये 8-10 की एवरेज है इसकी। और एक और फॉर्मूला भी है, क्योंकि जो स्टॉक्स का इंडेक्स होता है ना, उसकी इंटरेस्ट रेट से बड़ा ताल्लुक होता है। ये दोनों आपस में ऐसे ना कंपेटिटर होते हैं ना। या लोग बैंक में पैसे रखते हैं या स्टॉक्स में लगाते हैं। तो हम्म। एक और फॉर्मूला भी हमने बड़ी बैक टेस्टिंग की इसकी, कि पी रेशो कहाँ तक जाएंगे। तो उसमें 20 माइनस इंटरेस्ट रेट जो है ना, पाकिस्तान के केस में बड़ा अच्छा अप्लाई होता है। तो अब इंटरेस्ट रेट आप देखें 11 पे आ गए हैं। 6 महीने में मोस्ट प्रॉब्ली जो है ये 9 से 10 की रेंज में होंगे साल के आखिर में। तो हम बहुत अच्छे चांसेस हैं कि हम जो है अभी पी रेशो हमारे और ऊपर जाने हैं, 8 to 9 की रेंज में जाने हैं। और जिस तरीके से अब पाकिस्तान का परसेप्शन इंप्रूव होने लग गया है, ऑयल प्राइस नीचे आ गई है, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है, हो सकता है हम एक साल में डबल डिजिट पी रेशो भी देख लें। सो हर चीज। अब जैसे एक बंदा है, वो 1 लाख रुपए कमाता था 10 साल पहले। तो मैंने ऐसी, हर किसी की वैल्यू तो नहीं होती, बट अगर उसको कोई कहेगा कि मैं आज तुम्हें 10 लाख रुपए देता हूँ एक साल में, अगर वो 1 लाख रुपए कमाता था लेट से, तो मैं कहता हूँ मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देता हूँ और तुम अपनी सारी जो फ्यूचर की सैलरी देना वो मुझे दे देना। अब अगर वो बंदा 1 करोड़ कमाने लग गया है, तो उसकी कीमत 10 लाख तो नहीं होगी ना फिर, उसके हिसाब से हम्म। होगी ना जो वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो कंपनीज में भी ऐसी होता है। अगर प्रॉफिट बढ़ेंगे तो उनकी प्राइस भी बढ़ेगी। आपने बस ये देखना होता है कि मैं बहुत महंगी चीज़ तो नहीं खरीद रहा। तो कंपनी लेवल पे आप देखें कि उसके जो प्रॉफिट्स हैं उसके हिसाब से आप क्या मल्टीपल दे रहे हैं। और अगर आप पूरे सही। इंडेक्स पे कर रहे हैं तो वो तो ऑलरेडी 6-7 की रेंज में है। सही, मतलब मुझे ये समझ में आया कि किसी ना किसी लेवल पे आपको उस बिजनेस को या उस कंपनी को समझना पड़ेगा कि उसके प्रॉफिट्स कहाँ से आ रहे हैं। तभी तो हम्म। आप उसकी फ्यूचर अर्निंग्स को चेक करके और फिर उसको करंट प्राइस पे लेंगे ना। मतलब ये अगर ये आप, हाँ, जैसे इंडिविजुअल मल्टी बैगर्स लोग पिक करने होते हैं, फिर रिसर्च जरूरी होती है। और उसका बड़ा अच्छा तरीका है, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे उस कंपनी की वीडियो देखें और फिर उसको फर्दर रिसर्च करें। हमने आपको जो उसकी चीज़ें होती हैं ना जो इम्पोर्टेंट होती हैं, पास्ट की भी, प्रेजेंट की भी और फ्यूचर की भी, सब उसमें बताई होती हैं।
आप उस पर सही बहुत है। अच्छा बिल्ड कर सकते हैं। नहीं और तो जो कोई लोग बंदा सिर्फ नहीं कर। लेट से इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो नहीं टाइम हाँ स्पेंड करना चाहते हैं, उनके लिए हाँ। भी हमने एक बड़ी स्पेशल वीडियो बनाई है कल। जो है वो यूट्यूब चैनल पे आ जाएगी कि कैसे आप साल में 5 मिनट लगा के ना ये जो सारे हम रिटर्न ऊपर बात कर रहे थे, ये अचीव हो सकते हैं। मतलब ये ब्लू वाली लाइन 5 मिनट हाँ, सालाना पे। 5 मिनट, ये 5 मिनट सालाना की लाइन है। ओह चले। और अगर इसमें आप अच्छी कंपनी ढूंढने लग जाए तो फिर आप देखें वो बहुत ऊपर चली जाती है। तो बस एक फाइनल डिस्क्लेमर दे देते हैं कि हमने इधर सारी जो बातें की वो इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप लोगों ने अपनी भी रिसर्च करनी है, अपनी सिचुएशन भी देखनी है। अभी हम जो है इस टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे कि लेट से कोई पूछना चाह रहा है मेरे पास 50 लाख की सेविंग है तो मैं स्टॉक्स में कितने इन्वेस्ट करूं। सो वो सारी चीज़ें देखते हुए किसी फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करें, फिर ये फाइनल सारे डिसीजन लेगा कि मेरे लिए इंडेक्स इन्वेस्टिंग बेहतर है, मेरे लिए कंपनीज रिसर्च करना बेहतर है, या मेरे लिए जो है अगर मेरे पास सेविंग्स हैं तो उसकी क्या परसेंटेज मैं स्टॉक मार्केट में लगाऊं और कैसे लगाऊं, एकदम लगा दूं, स्टेप वाइज लगाऊं। इन सारी चीज़ों के लिए पर्सनल अटेंशन ज़रूरी होती है। तो चलें अब हम अपने क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैन अब आप हैंड रेज है। जो है हमारे पास हैंड रेस करके क्वेश्चन पूछ सकते हैंड रेज है। सबसे पहले मैं माइक अवार्ड कर रहा हूँ दाऊद अफरीदी को। दाऊद साहब आपके पास माइक है, काइंडली इसको अनम्यूट कीजिएगा। दाऊद साहब लगता है ऑफलाइन है, तो मैं माइक अवार्ड कर देता हूँ एहसन हक को। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है। हैं। वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल आ रही। अच्छा, मैं ये पूछना था कि अब मुख्तलिफ सेक्टर्स में कंपनीज हैं, उनकी जो पी रेशो होती है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब फॉर एग्जांपल सिस्टम्स लिमिटेड है, उसकी पी रेशो 19:20 है। फिर इस तरह अगर आप लकी सीमेंट देख लें, उसकी रेशो 6 to 7 के दरमियान है। फिर मारी पेट्रोलियम है, 12 है इसकी। सो पी ई रेशो, हाउ कैन वी डिटरमिन कि एक पर्टिकुलर कंपनी की पी रेशो जो है वो इतनी होनी चाहिए। देखें इसमें ना पी रेशो अप्लाई करने के लिए, अगर तो जैसे हमने बात की पूरे आप इंडेक्स पे अप्लाई करेंगे ना, तो फिर तो इतनी ज़्यादा कंपनीज होती हैं कि अगर किसी कंपनी में लेट से इस साल प्रॉफिट ज़्यादा था अगले साल कम हो जाएगा, या इस साल कम था अगले साल ज़्यादा हो जाएगा, तो वो सब कुछ एवरेज आउट हो जाता है। तो इंडेक्स पे हमेशा पी रेशो आपको ठीक रिजल्ट देगा। लेकिन जब आप इंडिविजुअल कंपनीज पे पी रेशो अप्लाई करते हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि उसमें जो प्राइस टू अर्निंग में जो अर्निंग्स है ना, वो नॉर्मल अर्निंग्स है। वो अगले साल डबल नहीं होंगी या वो अगले साल हाफ नहीं होंगी। वो उस बिजनेस की एक्चुअल अर्निंग पावर है, और ये हर सेक्टर के लिए अलग होता है। पावर सेक्टर में उसको ठीक करने का तरीका अलग होता है, ऑटो सेक्टर में उसको ठीक करने का तरीका अलग होता है, फार्मा सेक्टर में अलग होता है, हम लोग बताते भी हैं वीडियोस में इसके बारे में। तो ब्लैंकेट पी रेशो अगर आप एक कंपनी पे अप्लाई करेंगे तो वो आपको गलत रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि उसमें अर्निंग्स हो सकता है नॉर्मल ना हो। सही। थैंक यू एहसन। थैंक यू। बाबर मलिक। सलामकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, रहमान भाई, अभी आपने एक बात की थी कि स्टॉक की फेयर वैल्यू गैप भी देखना पड़ता है। बाबर साहब आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही, माइक अपना थोड़ा ठीक कर लें। अभी कुछ बेहतर है। जी। आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि किसी भी स्टॉक की एफबीजी फेयर वैल्यू गैप भी देखना पड़ता है। तो ये सेम सेम ऐसे ही देखते हैं जैसे फॉरेक्स मार्केट में देखते हैं चार्ट के ऊपर। शेयर का भी एफबीजी ऐसे ही देखते हैं हम। आपकी ना आवाज़ सही समझ नहीं आ रही, आप ऐसा करें चैट में लिख दें ताकि हम ऐसी गलत आंसर ना दे दें आपको। चलें जाने एक और चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। फिर फेसबुक से भी कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे। श्योर फेसबुक पे श्योर। भी हम लोग जो है वो लाइव हैं, तो आप अपना क्वेश्चन जो है वो हमें उधर चैट में टाइप करके पूछ सकते हैं। दाऊद अफरीदी। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मैं आरबीआई की तरफ से अकाउंट खोला था 2020 में। हाँ साहब, आपकी भी आवाज़ इतनी सही नहीं है। या तो माइक चेक कर लें या फिर चैट में टाइप कर लें। अभी बेहतर हो गया। जी।
सर मैंने 2020 में अकाउंट खोला था आरबीआई की तरफ से। पर मुझे ज्यादा समझ नहीं आया, लेकिन मैं इसी तरह एक मीटिंग में शामिल हुआ था। और उधर भी जब डिपॉजिट की बात होगी, वो जब भी मैंने सुना, कहते हैं कि मिनिमम कम से कम यानी 10 लाख से कम स्टॉक में नहीं आना चाहिए। तो इसी वजह से मेरे जी दाऊद साहब, मैं समझ दिमाग गया। आपकी आवाज़ थोड़ी सी पाँच ना साल बीच में कट जाती है। आपने 2020 सर। में जब स्टार्ट किया था ना, और आपको सब एडवाइजर कह रहे थे कि ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो हम आपको गाइड करेंगे। कल हमारे चैनल पे बड़ी अच्छी एक वीडियो आएगी, आपने 1 लाख भी अगर इन्वेस्ट करना होगा ना, वो आपको पूरा तरीका बता देगी कि आप किस तरीके से कर सकते हैं बगैर किसी से पूछे। तो आप वो ज़रूर देखिएगा। जी जी सर। सर मैंने आपकी वीडियो की तरफ से बिल्कुल देखा है ज्यादातर, तो उसी वजह से शुरू किया फरवरी में। और हर महीने मैं इंस्टॉलमेंट इस तरह डालता हूँ 60,000 रुपये। तो वो बेहतर ही होगी इंशाल्लाह। अभी आगे सुनूंगा आप लोगों को। बहुत शुक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। श्योर श्योर। अहमद फयाजुद्दीन। भाई मैं अहमद फयाज बात कर रहा हूँ यूके से। मेरा क्वेश्चन ये है कि जीएचएनआई की अगर आप लास्ट क्वार्टर की कुमुलेटिव अर्निंग देखें, आई थिंक इट्स अबाउट 38 पर शेयर। आप इसको कैसे फोरसी करते हैं कि इनकी जो ईयर एंड पे अर्निंग है वो ग्रो करेगी? जीएचएनआई ट्रक्स वगैरह बनाते हैं, तो सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि ये लोग कोई अदर इनकम तो नहीं है। इस पर्टिकुलर जो अर्निंग आई है, टैक्स रेट सही तरीके से अप्लाई हुआ हुआ है। अगेन जो हमने जैसे बात की, जिस कम अर्निंग्स पे आप पी रेशो अप्लाई कर रहे हैं वो पहले ठीक होना चाहिए। ओवरऑल बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अगले 1-2 सालों में कि ट्रक की सेल्स बढ़ेगी। तो अगर तो ये बिल्कुल नॉर्मलाइज्ड अर्निंग्स हैं, इसमें कोई वन ऑफ चीज़ें नहीं है, तो फिर ये इंक्रीज होने के चांसेस हैं। थैंक यू अब्दुलरहमान चलिए भाई। next। जिशान जैन, ताहिर। फेसबुक से भी ले लेते हैं एक दो। श्योर, मैंने मैसेज किया हुआ है, जैसी वो लिस्ट आती है हम्म, फिर वो हम एक साथ कर लेते हैं। अच्छा। जिशान ताहिर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि किसी भी सेक्टर में मैं जो है फंडामेंटल एनालिसिस, कोई आपकी वीडियोस देख के मैंने लर्न कर लिया। मैं खुद भी अकाउंटेंट हूँ तो फंडामेंटल एनालिसिस मैं कर लेता हूँ। लेकिन मुझे जो ट्रबल शेयर्स खरीदते हुए आती है वो ये आती है कि एंट्री किस पॉइंट पर लेनी है। यानी कौन से ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं या टाइम होता है कि जिस पे आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस ले सकते हैं कि इस टाइम मैं इस स्टॉक में एंट्री ले सकता हूँ। अच्छा जिशान साहब, इसमें कोई इंडिकेटर नहीं होते। जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करें ना, तो सिर्फ एक चीज़ होती है, फेयर वैल्यू। आपने जब सारी एनालिसिस की है, आपने देखा है कि एक कंपनी की लेट से फेयर वैल्यू 100 रुपये है, आपने निकाली। तो अगर आपको वो 50 का 40 का मिल रहा होगा, तो फिर आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, फिर आपने बस उसको खरीदना है, लॉक करना है उसको। अगर आपने पूरी एनालिसिस की है, 100 रुपये फेयर वैल्यू और वो 100 का ही चल रहा है, तो आपने दूसरी कंपनी ढूंढनी है। तो आपने सिर्फ अंडर वैल्यूड कंपनीज ढूंढनी होती हैं, बाकी ये सारी चीजें जो है ना, ऊपर नीचे ये सब चलता रहता है। एक दो क्वेश्चंस ले लें लाइव वाले। हाँ, एक दो क्वेश्चंस लें, बल्कि अमार ने फिर हमें जो है वो उनको एक काम था, तो फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पहले ले लेते हैं। श्योर श्योर, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हैविंग लेस देन हम्म। 5 companies in the portfolio of a person with government job at age of 31 is sensible or not? Planning an SIP for 20 years while investing in 5 or less companies is wise or not? हम्म। अमार, इस पे आपकी क्या, 5 से लेस कंपनीज हों तो फिर सही से पता होना डाइवर्सिफिकेशन। चाहिए फिर। हाँ, सही से पता होना चाहिए, क्योंकि आपको मतलब इतनी श्योरिटी होनी चाहिए उन कंपनीज पे कि आप बोले नहीं, दीज आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स और मुझे यही समझ में आ रही है। और दूसरी बात, क्योंकि आप यहाँ पे डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे इतना ज्यादा, तो डिपेंडिंग ऑन कि आपका पोर्टफोलियो साइज क्या है, आपको देखना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट से बाहर कितनी डाइवर्सिफिकेशन है।
अगर आपने स्टॉक मार्केट से बाहर ही अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन करी हुई है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी और एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया हुआ है साथ साथ, तो फिर ठीक है कि आप 5 कंपनीज, 4 5 कंपनीज, 3 कंपनी पे भी रह सकते हैं। लेकिन अगर आपने 70 80% अपनी जो सेविंग्स है वो स्टॉक मार्केट में लगाई है, तो बेहतर है कि थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई किया जाए उसको। देखिए इसमें ना, अगर हमने जैसे अभी पूरी बात की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना क्या है, एक पार्टनरशिप ही है ना बिजनेस की। तो 95% लोग अपनी जिंदगी में ना एक या दो बिजनेस करते हैं। बहुत ही कोई कम परसेंटेज लोग होते हैं जो तीसरा बिजनेस भी करते हैं, उनके उनके 3 बिजनेस होते हैं। लेकिन जब स्टॉक मार्केट में लोग आते हैं तो फिर उनको ज़्यादा बिजनेसेस जो है ना वो करना होता है। और उसका वैलिड रीज़न भी है कि जिस तरह से आपके अपने बिजनेस पे आपका कंट्रोल होता है वो आपका नहीं होता स्टॉक मार्केट में। उसमें आप एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर होते हैं। तो अगर तो आपकी रिसर्च 100% है, आप उसको अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स की तरह करते हैं, समझते हैं, आपको पता है कि वो ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, और मैंने इसमें लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप जैसे मैं अपना बिजनेस करता हूँ वैसे की हुई है, तो फिर 5 7 स्टॉक्स ठीक है। लेकिन फिर उसके लिए आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर हम्म। आप सिर्फ जो है किसी के सुनने पे या थोड़ी सी ऊपर से देख के करेंगे, तो फिर वो सही नहीं है। फिर आपके लिए बेस्ट है कि आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग करें। जो इंडेक्स में जिस कंपनी की जितनी परसेंटेज है आपके पोर्टफोलियो में भी वही होनी चाहिए, और उसका रिजल्ट भी तो इतना अच्छा है ना। आप ये भी देखिए हम्म। ना कि अगर तो कहे कि ज्यादा कंपनीज पोर्टफोलियो में हो तो उसका रिजल्ट अच्छा ना हो, तो फिर बंदा सोचे कि मैं हम्म। कुछ और करूं। उसका रिजल्ट भी तो इतना अच्छा है। तो अगर आप शौकीन हैं, अच्छी रिसर्च कर लेते हैं और कॉन्फिडेंट है अपनी रिसर्च पे, तो फिर ठीक है, वरना जो है दूसरा ऑप्शन भी एक्सप्लोर किया जा सकता वैसे ये जो आप 5 मिनट्स वाली ट्रिक बता रही है, हर किसी के लिए करना आसान है? है। कोई लेमैन है? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम्म। अगला क्वेश्चन ले लें फिर। इंतजार रहेगा फिर। हाँ हाँ बिल्कुल जाएंगे। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Please share PE ratio considering BIPL. All banking sector is around PE ratio 5, but BIPL is at 2. बिकॉज इट्स फ्यूचर अर्निंग्स माइट बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम करंट अर्निंग्स। सारी गेम ही अर्निंग्स की होती है। अगर फ्यूचर जब इंटरेस्ट रेट कम हो गए और अगर उनकी अर्निंग्स बहुत कम हो जाएंगी, तो फिर उनको वो पी रेशो नहीं मिलेगा। पी रेशो अगर आप सारी चीजें ठीक करके अप्लाई करेंगे तो वो आपको ठीक रिजल्ट देगा। सिर्फ ऐसे ही अगर आपने इधर उधर देखने लग गए कि मुझे जो जो 2 पी रेशो वाली मिल रही है ना मैं वो ले लूं, कभी कभी हम्म। आपको बहुत बुरा रिजल्ट भी दे जाएगी। मतलब पी रेशो के बेसिस पे हंटिंग नहीं करनी चाहिए। शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर हम्म। रिसर्च, बट फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते। थैंक यू अब्दुल रहमान भाई। अब्दुल्ला असलम। अब्दुल्ला आपके पास माइक है। अब्दुल्ला साहब, माइक है। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी। थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस सेशन। मेरा बस एक यही सवाल है, क्योंकि मैं काफी टाइम से इन्वेस्टेड हूँ मार्केट में ना। तो मुझे यही है कि इसमें जो है ना, जैसे आपने बताया कि एग्जैक्ट उनकी जो कंपनीज की जो फेयर वैल्यू होती है, उसके निकालने के दो तीन मेथड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट। सो व्हाट इज द मोर क्रेडिबल वन जिस पे आप एक्चुअली रिलाई कर सकते हैं टू फाइंड द फेयर वैल्यू ऑफ अ कंपनी? देखिए रिजल्ट आपको एक्यूरेट वही देगा जिसमें आपके इनपुट्स ठीक होंगे। आप उसके अंदर जो सारी अजम्पशंस कर रहे हैं, फ्यूचर में प्रॉफिट बढ़ रहा है क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें असल में ज़रूरी होती हैं। मेथड सारे सिमिलर होते हैं। इसको इसको कहते हैं कि योर आउटपुट इज एज गुड एज योर इनपुट्स। अगर आप उसमें सही तरीके से अपनी रिसर्च करके चीज़ें करेंगे तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर लें, कोई इतना उसमें फ़र्क नहीं होगा। बट मेन चीज़ यही होती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी बिजनेस की, तो आप फ्यूचर के बारे में अजम्पशंस कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच। मेरा ये एक सवाल। थैंक यू। थैंक यू अब्दुल्ला। शाफे। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? वाह। जी जी बिल्कुल। अ, मेरा क्वेश्चन नहीं है। आई वुड जस्ट लाइक टू टॉक अबाउट इमोशंस इन्वॉल्व्ड विद लॉसेस एंड प्रॉफिट्स।
I started investing in 2022, and I was initially in money market, but then जब हमारे इंटरेस्ट रेट्स गिरना शुरू हुए तो मैं स्टॉक मार्केट में आया, और उसके बाद से आई वाज थ्राइविंग, आई नेवर एक्सपीरियंस्ड लॉसेस, एंड नाउ बिकॉज ऑफ द वॉर I experienced first time I experienced losses, and like I saw my portfolio going down and all. So what I experienced is was that I couldn't sleep at night. और वो सारी चीज़ें जो अब आप अपने पैसे जो आपने अर्न किए होते हैं या प्रॉफिट्स बनाए होते हैं उसको आप जलता हुआ देख रहे होते हो। और मैं पहले काफ़ी सोचता था कि यार अभी मेरा छोटा पोर्टफोलियो है और मैं अभी अभी तक मैंने कभी लॉस देखा नहीं, और जब मैं अपना मेरा मजीद पोर्टफोलियो ग्रो हो जाएगा तो और कभी किसी पॉइंट पे अगर मुझे लॉसेस हुए तो क्या मतलब वो कैसे हैंडल करूंगा मैं। तो एंड नाउ आई फील मोर थैंकफुल कि मैंने ये एक्सपीरियंस कर लिया छोटे पोर्टफोलियो में ही। लाइक राइट नाउ आई एम एट 0.5 मिलियन पोर्टफोलियो, बट रिटायर होने से पहले मैं सोचता मैं मेरे प्लान्स हैं कि लाइक 50 मिलियन तक का पोर्टफोलियो मेरा होगा। और उसके बारे में सोचता था कि मेरे लॉस मैंने कभी लॉस एक्सपीरियंस नहीं किया तो कैसे वो कभी मेरी हेल्थ पे ना इम्पैक्ट कर जाए। तो लाइक इट केम एज अ ब्लेसिंग इन अ डिसगाइज कि मैंने लॉस एक्सपीरियंस कर लिए। वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग अबाउट इट, हाउ टू हैंडल लॉसेस? शफी, मैं तो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा कि आप यंग एज पे भी इस तरीके से आके अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं और इतना सोच भी रहे हैं कि 99% लोग तो सोचते ही नहीं है ना कि कभी हमारा लॉस होगा तो उसका क्या क्या रिpercussions हो सकते हैं, उसके लिए हम कैसे रेडी हों। तो यू आर ऑन द राइट पाथ। इसमें आप सिर्फ ये सोच सकते हैं कि जो भी सिचुएशन हो ना उसके हिसाब से बेस्ट फैसला लेना होता है इंसान ने। आप जॉब में भी हो अपने, कभी सैलरी नीचे भी हो जाती है, कभी अर्निंग नीचे भी हो जाती है, कभी अर्निंग ज़्यादा भी हो जाती है, लेकिन आप फ्यूचर में मेहनत करते रहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं। तो आप भी बस अपनी इन्वेस्टिंग की जो जर्नी है उसमें आपने जो भी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है उसको इम्प्रूव करते रहें, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब आपका पोर्टफोलियो जो है ना वो 50 मिलियन का हो जाएगा। हमार इसमें आई थिंक आपकी तरफ से भी कुछ हाँ। अच्छी इंसाइट्स नहीं नहीं, होंगी। बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। और मतलब बंदा सोच रहा है कि जो है ना, मैं क्या करूंगा जब ऐसी सिचुएशन आएगी मेरे पास। तो ये वाली जो चीज है ना, ये वाकई में इट्स वेरी हार्ड जब आप देखते हो कि मेरा पोर्टफोलियो -10% एक ही दिन में चला गया, -8% चला गया। एक चीज जो थोड़ी सी आपने बोला ना कि जब इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू हुए तो मैं आ गया। तो आई बिलीव यू आर फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग परहैप्स, क्योंकि अगर आप उस टाइम से होते ना शाफे, तो अब तक तो इतना बफर बन चुका होता कि वो जो मार्केट नीचे गई थी वो परेशानी नहीं करनी चाहिए थी आपको। लेकिन जो इसमें ट्रिक है ना वो ये है कि नेवर इन्वेस्ट मोर देन योर एपिटाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि रिटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बजाय इसके कि आप होने के चक्कर में अपना पूरा पोर्टफोलियो जो है वो सेल आउट कर दो और आप पूरे मार्केट से बाहर आ जाओ, उससे बेहतर है कि आप उतना इन्वेस्ट करो, स्लोली इन्वेस्ट करो जितना आपको रात को नींद आ जाए। आप जब आपने पहले ही सोच लिया कि मैंने लॉन्ग टर्म गेम खेलना है, तो कंपाउंडिंग आपको वहां ले जाएगी। 50 मिलियन क्या, बल्कि इससे आगे इंशाल्लाह ले जाएगी। तो स्लो 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 बिल्ड करते रहें, कन्विक्शन बढ़ाते रहें। इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है हमारे पास फ्यूचर में ना अगले 15-20 साल बाद काफी स्टोरीज होंगी। जिस तरीके से यंग लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं हमारे पास, आई रियली बिलीव कि हमारे पास अगले 10-15 साल बाद बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज होने वाली हैं और इंशाल्लाह। एंड आई होप कि हमारी, शाफे वुड बी वन ऑफ देम। यस, डेफिनेटली। और हमारी कंपनी का भी जैसे विजन है कि एक आर्मी बनानी है ऑफ 10,000 एक्सपर्ट रिटेल इन्वेस्टर्स, जो कि वॉरेन बफे की सारी प्रिंसिपल जो है वो पूरे पाकिस्तान में जो है आम करें, और ज़्यादा लोग जो हैं वो वेल्थ क्रिएशन की तरफ आएं। अच्छा, इससे पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन लें। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि अब हमारी फेसबुक कम्युनिटी जैसे लोग उसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम इस तरह के सेशन जो है ऑन एंड ऑफ कभी भी कोई मुश्किल हालात आएंगे मार्केट में तो आपकी गाइडेंस के लिए जो है फटाफट एक सेशन ऑर्गेनाइज कर लेंगे। तो उसके लिए आपने जो है हमारे सोशल्स जो हैं, स्पेशली फेसबुक पे, क्योंकि इस पे हम बहुत ज़्यादा लाइव सेशंस वगैरह किया करेंगे इन कमिंग डेज। तो ये सब आप जो है ना इसको ज्वाइन कर लें। यूट्यूब तो आई थिंक सब आप सबने ज्वाइन की होगी। तो आप पर्सनल जो फेसबुक पेज है उसको भी लाइक और फॉलो कर लें, कंपनी को भी कर लें, और हम इस पे जो है रेगुलर सेशंस जो है ऑर्गेनाइज करते रहेंगे।
अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन आए हुए हैं फेसबुक से। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि लाइक KC 100, जस्ट गिव मी मोमेंट, जस्ट गिव मी मोमेंट, द अमेरिकन way to find the P ratio is 10 minus 2, and right now it is indicating a serious recession in US. What would be the impact on KSC 100? अच्छा, यूएस रिसेशन यूजुअली मींस अगर तो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हो ना, इट्स फेवरेबल फॉर पाकिस्तान। अगेन वही चीज कि दुनिया में जब चीजें कम यूज होती हैं तो वो जो चार पावर हॉर्सेस हैं वो सब कम कंज्यूम होते हैं, उनकी प्राइस नीचे आ जाती है। और पाकिस्तान जनरली इज अ इम्पोर्टिंग कंट्री, तो उनको काफी ज्यादा फायदा हो जाता है। अभी जैसे टैरिफ्स का भी एक्सप्लेन किया, रेमिटेंसेस वगैरह पाकिस्तान में उस तरह से अफेक्ट नहीं होते जिस तरीके से कमोडिटी प्राइसेस अफेक्ट होती हैं। तो नेट नेट पाकिस्तान को फायदा होता है। इंडिया को भी जो है आज से 10-15 साल पहले तक फायदा होता था, क्योंकि उनके जो आईटी वाले एक्सपोर्ट से इतने ज़्यादा नहीं होते थे उस टाइम पे, वो भी इंपोर्टर होते थे ऑयल के और इन सारी चीज़ों के। और जब ऑयल सस्ता होता था तो आप जैसे इंडियन इन्वेस्टर्स की बहुत ज़्यादा वीडियोस मिलती हैं आपको यूट्यूब पे, तो ये सेम रिलेशन जो है इंडिया पे भी अप्लाई होता था पहले, कि जब भी ग्लोबल रिसेशन आता था, ऑयल प्राइसेस नीचे आती थी, यूएस इकोनॉमी स्लो डाउन होती थी, तो इंडिया को भी फायदा होता था। और पाकिस्तान भी सेम है। एक और क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास। इन केस अगर एक कंट्री डिफॉल्ट कर जाए तो स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट या जीरो हो जाती है, या तो शेयर्स आपके पास रह जाते हैं, या कुछ देर के लिए सिर्फ स्टॉक मार्केट बंद रहती है। नहीं, डिफॉल्ट और स्टॉक मार्केट बंद रहने का कोई ताल्लुक नहीं है। बस जब डिफॉल्ट होता है तो थोड़ा सा पैनिक मच जाता है, चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। बट एक दफ़ा अगर चीज़ें ऐसे हो जाएं, एंड में बिजनेस चलते रहते हैं ना। डिफॉल्ट का मतलब सिर्फ यही होता है कि अगर कोई बिजनेस इंपोर्ट पे रिलाई कर रहा है तो उसकी एलसी नहीं खुलेगी, उसको जो है थोड़े टाइम तक अपना बिजनेस शायद बंद करना पड़े या कम करना पड़े। जैसे पाकिस्तान में भी इंपोर्ट्स पे जब रिस्ट्रिक्शन लगी थी तो थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट आ रहा था उसका। एक्सपोर्टिंग, अगर कोई ऐसी कंपनी है जो एक्सपोर्ट करती है और उसको बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं करने, तो उसको इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ जो फियर उस वक्त फैला होता है कंट्री में, उससे जो है उसकी प्राइसेस कम हो जाती हैं। तो डिफॉल्ट सिर्फ इसी तरीके से होता है कि आपने कुछ लोन्स वापस करने थे और आपने नहीं किए, तो फिर आप एक निगोशिएशन में चले जाते हैं अपने लेंडर के साथ कि इनको किसी और तरीके से एडजस्ट कर। जैसे आम दुनिया में लोग देखते हैं, किसी ने किसी से पैसे लिए होते हैं, अगर वो नहीं दे पा रहा होता तो उससे बात करता है, कोई नई स्कीम निकाल लेता है। मुल्कों के लेवल पे ऐसा ही होता है। बस जब ये थोड़ा फियर फैला होता है उस टाइम पे, तो फिर स्टॉक्स की प्राइसेस कम हो जाती हैं। थैंक यू सो मच। एक और क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास कि जो हम एजम्पशंस लेते हैं फ्यूचर की, वो हम सही से कैसे प्रेडिक्ट करें, हम सही से एजम्पशंस कैसे लें। इसमें हमारा प्रिंसिपल है अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स और इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड। आपने वीडियोस में भी देखा होगा कि आपको बड़ी तरीके से सारी चीज़ें समझनी होती हैं। फिर जो है आप फ्यूचर के असम्पशंस अच्छे तरीके से ले सकते हैं। और समझने के बाद भी आपको बहुत ओपन रहना पड़ता है कि अगर कोई भी चेंज हो तो मैंने उसको अडॉप्ट करना है। मैंने एक जिद्दी इंसान नहीं बन जाना कि नहीं, जो मैंने सोचा था, मेरी तो बहुत नॉलेज है और अब आगे फ्यूचर में यही होगा जो मैंने सोचा था। तो कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपडेट रखना होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में बहुत ज़्यादा सिखाते हैं। अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स को पूरा 3 महीने तक सिखाते हैं, डिफरेंट कंपनीज के बारे में, डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में। तो रिसर्च का बेस्ट तरीका यही होता है कि रीड एवरीथिंग अवेलेबल, कि जो भी उसके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं ना, आप वो पढ़ेंगे तो आपकी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। फिर ही आप सही assumptions लेकर आएंगे। अच्छा अब्दुलरहमान भाई, कुछ कंपनीज की बुक वैल्यू ज़्यादा होती है लेकिन शेयर प्राइस उससे नीचे ट्रेड कर रही होती है, लेकिन कुछ कंपनी की हम्म। शेयर प्राइस ज़्यादा होती है और बुक वैल्यू कम होती है, तो ये हम्म। कैसे रिलेशन है। देखिए, इसमें बुक वैल्यू को आप इस तरह से समझ लें कि रियल एस्टेट की एग्जांपल देने लगाऊं, क्योंकि लोग उससे आसानी से समझ जाएंगे। बुक वैल्यू एक तरह से है कि आपने प्लॉट खरीदा कितने का, सही है। और मार्केट वैल्यू है कि उसकी आज प्राइस कितनी ऑफर कर रहे हैं लोग। तो अगर तो बिल्कुल ही ऐसी सोसाइटी में होगा जो बिल्कुल ही बैठ गई है और उसके पोजेशन के भी चांसेस नहीं है, डेवलपर भी भाग गया है, तो वो बुक वैल्यू सस्ता होगा उसकी प्राइस। और उसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छी इन्वेस्टमेंट है, हो सकता है वो उधर ही रहे, उससे कुछ ना मिलेगी आम बंदे को जो उसको खरीदेगा। इसी तरीके से कोई अच्छी जगह हो जिसके अराउंड बहुत डेवलपमेंट भी हो गई हो,
तो उसकी प्राइस जो है बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा होगी। तो इसी तरीके से कंपनी में भी जो सारे एसेट्स होते हैं वो जब भी लगे होते हैं उसके हिसाब से बुक वैल्यू होती है, और प्राइस उसकी होती है फ्यूचर अर्निंग पावर, कि अब ये फ्यूचर में कितना प्रॉफिट कमाएगा। तो आप कम एसेट से भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, और आप महंगे महंगे एसेट्स एक्यूमुलेट करके भी उनको ज़ाया कर सकते हैं, हो सकता है आप प्रॉफिट ना कमाएं। तो इस तरह से इन दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। ये अब्दुलरहमान भाई, माइक में अब अवार्ड करने लगा हूँ लिनोवो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने स्टॉक मार्केट एज इन 16 में मैंने स्टार्ट की थी। खैर मेरी अभी इतनी नहीं है, लेकिन मैंने एक 2 साल स्टॉक मार्केट में काम किया। लेकिन जब स्टार्ट में था थोड़े पैसे इन्वेस्ट थे तो तब प्रॉफिट होता था, तब बस प्रॉफिट होता। लेकिन जब से पैसे ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन फिर कॉन्फिडेंस नहीं आता अपनी ट्रेड में, जो मैं समझता हूँ ट्रेड लेनी चाहिए। हम्म। तो इसमें कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें? देखिए, कॉन्फिडेंस स्ट्रेटजी से आएगा। जब आपकी नॉलेज और आपकी स्ट्रेटजी अच्छी होगी ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं ठीक काम कर रहा हूँ। तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपनी नॉलेज इंप्रूव करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपके पास कैपिटल है। जैसे आप कहते हैं मेरे पास ज़्यादा कैपिटल है इन्वेस्ट करने का, तो थोड़ा सा अपनी नॉलेज इंप्रूव करने में इन्वेस्ट करें। जब आपकी नॉलेज इंप्रूव हो जाएगी ना, फिर आपका कॉन्फिडेंस खुद ही जो है वो बढ़ जाएगा। नदीम असलम। टेक्नो KJ7। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम। अब्दुलरमान भाई, मेरा एक तो ये बात बतानी थी कि मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह एनरोल किया है आपकी इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में। और मैंने असल में पूछना ये था, ये वही पी रेशो और फेयर वैल्यू के हवाले से बात चल रही थी। अब मैंने 10 कंपनीज मिसाल के तौर पर निकाली हुई हैं, रिसर्च की हुई हैं। अब मार्केट का आप बता रहे हैं 6-7 पी रेशो है। मेरे पास जो कंपनीज हैं इस वक्त वो सारी की सारी 10 से ऊपर है, कोई 14 है। जैसे ना मैंने हाई नून निकाला हुआ है, मुझे लगता है कि हाई नून अच्छी कंपनी है, हेलियन अच्छी कंपनी है, सिस्टम लिमिटेड अच्छी कंपनी है जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैंने एसआईपी शुरू कर दी है। लेकिन मार्केट के पी रेशो से वो ऊपर है। तो ये फेयर वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा प्लीज मुझे एक्सप्लेन करें, ताकि मुझे पता लगे कि फेयर वैल्यू किस तरह निकालते हैं किसी कंपनी की। क्योंकि मेरे पास जितनी कंपनीज भी हैं मिसाल के तौर पर, वो मार्केट की पी रेशियो से मल्टीपल से ऊपर ही है, कोई भी हम्म। कम नहीं है। 4-5 पी मल्टीपल की कोई कंपनी भी नहीं है। सासगार है, लकी सीमेंट है, वो ये है इक्का दुक्का। बाकी तो सारी वो कंपनीज है जो मार्केट के पी मल्टीपल से ऊपर है। जिस तरह मैंने हाई नून हेलियन की मिसाल दी आपको, तो प्लीज के बारे में थोड़ा प्लीज। नहीं, पी रेशो अगेन बहुत फ्लॉड रेशो है। अगर इंडिविजुअल कंपनी पे अप्लाई करें विदाउट नॉर्मलाइजिंग द अर्निंग्स, तो ये हम फुल डिटेल में हर सेक्टर पे पी रेशो नहीं, हर सेक्टर का जो स्पेशल वैल्यू रियलाइजेशन का तरीका होता है ना, वो भी अभी हम सीखेंगे इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में। हर सेक्टर का डिफरेंट होता है कि उसकी फेयर वैल्यू का टारगेट कैसे निकलता है। तो बस थोड़ा ही इंतज़ार है, इंशाल्लाह हम लोग कुछ हफ्तों में स्टार्ट करेंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इर्तजा अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैंने पूछना था ये स्विट्जरलैंड के मुतालिक कि इनका एक रिजल्ट तो काफ़ी बेहतर आया था, ये 2024 का। और तो इनकी जो बुक वैल्यू है वो अभी पहले नेगेटिव में थी, अभी जाकर वो मेरे ख्याल में 1 रुपये पर आ गई है। तो इसको आप कैसे देखते हैं आगे जाते हुए, क्योंकि उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग में ये बताया था कि FY 26 से ये लोग डिविडेंड देना भी शुरू करेंगे। देखिए, इन दोनों कंपनीज में बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि गैस लॉसेस कितने हैं, उसी से सारा प्रॉफिट निकलता है। एक पूरा सिस्टम बना हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कि आपको हम गैस देंगे, आपने आगे गैस बेचनी है, उसमें से जो है इतने अगर आप लॉसेस करेंगे, उससे ज़्यादा अगर करेंगे तो आपको फिर खुद एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो थोड़े से इनके लॉसेस कंट्रोल हुए हैं, इन्होंने अपने इसको UFG कहते हैं, कराची वाली साइड पे काफ़ी कंट्रोल किया है, सिंध में कंट्रोल किया है, लेकिन बलूचिस्तान में अभी भी काफ़ी ज़्यादा गैस के लॉसेस हैं। तो बहुत वॉलेटाइल कंपनी है। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको अगर आप समझते हैं तो ही आप इसमें इन्वेस्ट करें, वरना आम रिटेल इन्वेस्टर को बिल्कुल हम रेकमेंड नहीं करेंगे इस कंपनी को। थैंक यू अब्दुलरहमान भाई।
दाऊद आफरीदी। मोहम्मद नादिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सर जिस तरह अभी हम एटीआरएल की बात करें, सर उसकी जो फेयर वैल्यू बन रही है तो सर वो तकरीबन 1300 प्लस में जा रही है। सर ट्रेड वो बहुत ही कम पर हो रहा है। सर ये हम क्या इस बेस पर जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये फ्यूचर में आने वाले 6 महीने में, साल में 1300 पर दोबारा चला जाएगा, या इसी तरह से लेस अमाउंट वाली ऊपर ट्रेड हो रही होती है, ऊपर वाली नीचे ट्रेड हो रही होती है। सर इस पैटर्न को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, 1300 फेयर वैल्यू नहीं है, 1300 बुक वैल्यू है। अगेन, जो उसने अपने सारे एसेट्स लगाए हुए हैं, जो उसके पास कैश है, उसके हिसाब से बुक वैल्यू, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया। तो वैसे अच्छी रिफाइनरी है, लॉन्ग टर्म में भी इसने अच्छे रिटर्न दिए, डिसेंट लेवल के। इसकी जो फर्नेस ऑयल परसेंटेज ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फर्नेस ऑयल जो है ना वो आपका लॉस मेकिंग प्रोडक्ट होता है। क्रूड ऑयल आप जैसे $60 का मंगाते हैं, तो फर्नेस ऑयल आपका 40-45 में बिकता है। तो जो जितना कम फर्नेस ऑयल बनाता है ना, उसका अच्छा फिर कम लॉस होता है। तो ये कम बनाते हैं थोड़ा बाकियों के मुकाबले में। बाकी ये सारे रिफाइनरी मार्जिन्स दुनिया में, पेट्रोल और जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल इसका रॉ मटेरियल है ना, और पेट्रोल डीजल इसके फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, उनके बीच में जितना डिफरेंस होता है ना, उसके हिसाब से इसका प्रॉफिट डिटरमिन होता है। तो ये कंपनी के पास अच्छा कैश है, बट ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ अपनी बुक वैल्यू पे जाए, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। थैंक यू अब्दुलरहमान भाई। कुछ चैट से क्वेश्चंस ले लेते हैं, थोड़े से आए हुए हैं। हाँ, एक दो क्वेश्चन चैट से ले लेते हैं, फिर एक फाइनल क्वेश्चन हैंड रेस से लेके फिर सेशन एंड करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द राइट टाइम टू एग्जिट द मार्केट? राइट टाइम टू एग्जिट द मार्केट पे आपको एप्लीकेशन करनी होती है कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स। सही है, आपके पास तीन चार ऑप्शन होंगे। बैंक में पैसा रखना एक ऑप्शन होगा, आपके पास जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक ऑप्शन होगा, कुछ आपने अपना भी कोई प्रोजेक्ट सोच रहे होंगे कि मैं कोई अपनी कंपनी स्टार्ट कर लूँ, या कोई और साइड हसल स्टार्ट कर लूँ। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन, अगर आप ओवरसीज हैं तो दूसरी स्टॉक मार्केट्स का ऑप्शन भी होगा। आप इन सबको ना हमेशा देखते रहते हैं कि कौन सा मुझे आगे की बेसिस पे सबसे अच्छा लग रहा है। तो जब आपको स्टॉक मार्केट सबसे अच्छी नहीं लग रही होगी, तो आप जो है सेल करके दूसरी जगह पे जा सकते हैं। बूम बस साइकिल का हमने डिटेल लेक्चर डाला हुआ है, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान बूम बस साइकिल में जा रहा है, तो वो एक अच्छा टाइम हो सकता है। सो एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट से आपके पास जो भी ऑप्शंस हैं, उसमें अगर आपको कोई बेहतर ऑप्शन मिलता है, तो फिर सेलिंग करना ठीक है। थैंक यू। हमारे इसमें कुछ ऐड करेंगे? नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल यही है कि आप देखें कि जितने अवेलेबल ऑप्शन है ना आपके पास, सेफ एंड गुड, जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं, उनमें से सबसे अच्छा क्या है इस टाइम। जैसे अभी शाफे ने बात बताई थी कि जब इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू हुए, तो शाफे ने समझ गया कि जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट अब उसको नजर आने लगी कि स्टॉक मार्केट है। तो यही यही है असल में कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट। और जब आपको लगे कि नहीं, अब स्टॉक मार्केट से कोई चीज अच्छी आ रही है मुझे नजर, वो आप अपनी लाइफ में भी फिर अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट में आप हो वो चीज, मतलब आप समझें कि यार मेरे पास 50,000 रुपए हैं, अब ये 50,000 रुपए मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, या ये 50,000 रुपए मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करके और खुद कुछ मैं अपनी वैल्यू एडिशन कर लूँ, तो उससे मेरी एक्टिव इनकम बढ़ जाएगी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट आप आपके ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। तो पूरे सिनेरियो को देखते हुए फिर आप ये जो है ना अप्लाई करेंगे। थैंक यू अमार भाई। अच्छा, एक क्वेश्चन है, जो रिसर्चर्स हैं वो ये सारा डेटा कहाँ से लेते हैं फंडामेंटल रिसर्च करने के लिए? डिफरेंट डिफरेंट जगह होती हैं। जैसे मैं अपनी जर्नी की भी बात करूं, तो मैं पहले न्यूज़पेपर्स अभी भी खैर पढ़ता हूँ, 10 10 न्यूज़पेपर्स, उनके बिजनेस सेक्शंस, फिर कंपनी रिपोर्ट्स, इसके अलावा कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशंस आप लोग अटेंड कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में हर कंपनी के होते हैं, कुछ महीनों बाद उधर से डेटा मिल जाता है। कुछ सेक्टर्स का डेटा जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आता है, जैसे बिजली का डेटा गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा आ जाता है, ऑयल एंड गैस का भी बहुत अच्छा आ जाता है। इससे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज होती हैं। ऑटो सेक्टर का जैसे आज पामा के नंबर्स आए, तो वो पब्लिकली आ जाता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हर चीज़ का अलग अलग जगहों से आ रहा होता है। थैंक यू। एक लास्ट हैंड रेज है, बाबर मलिक साहब का।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं पहले भी आया था, मैं थोड़ा देर के लिए आउट ऑफ मीटिंग हो गया था। मैंने क्वेश्चन पूछा था, शायद आपने आंसर किया हो ना किया हो, मैं सुन नहीं सका। मैं दोबारा पूछ लूं? जी जी पूछें। पूछना ये था, आपने बात की थी कि हर स्टॉक का एफपीजी फेयर वैल्यू गैप भी होता है। तो ये सेम सेम ऐसे ही चेक करते हैं जैसे फॉरेक्स मार्केट में किसी भी चार्ट का चेक करते हैं हम? नहीं नहीं, वो चार्ट का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता, उसका बिजनेस समझना होता है। और जो उसके बिजनेस की असल वैल्यू होती है, उसकी अर्निंग पावर होती है, और वो उसकी फेयर वैल्यू होती है। और फिर जो उसकी प्राइस चल रही होती है, उन दोनों का डिफरेंस जो है, आप एक तरह से कह सकते हैं कि आपकी अपसाइड या डाउन साइड होती है। तो चार्ट से इसका कोई ताल्लुक नहीं। चलिए, नदीम साहब का लास्ट हैंड रेज है, फिर उसके बाद हम जो है एंड करते हैं थैंक सेशन। यू अब्दुलरमान साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा सेशन रहा। आपसे मैंने ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट कम हुए, बिजली का रेट कम हुआ, वगैरह वगैरह, और ऑयल की प्राइस भी कम हुई है, तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त दो या तीन वो कौन से सेक्टर्स हैं जो पर्टिकुलरली आप रिकमेंड करेंगे? और इसके अलावा ये कि वो सीमेंट सेक्टर के बारे में और कोहाट सीमेंट के बारे में अगर आप कोई कमेंट देना चाहें तो आई वुड बी ग्रेटफुल। देखिए, इसमें एक चीज होती है कि जो डेवलपमेंट्स हो रही है ना, उससे सिक्लिकल सेक्टर्स की सेल बढ़ेगी। ठीक है, जो गाड़ियां भी थोड़ी सी मोस्ट प्रॉब्ली आज से 1 साल बाद ज्यादा बिकेंगी। सीमेंट भी मोस्ट प्रॉब्ली ज्यादा बिकेगा, स्टील भी ज्यादा बिकेगा। सही है। और दूसरी है रेफ्रिजरेटर्स वगैरह, ये भी ज्यादा बिकेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि इसके शेयर भी ऊपर जाएंगे। हो सकता है उनकी शेयर की प्राइस पहले ही बढ़ गई हो, उसके हिसाब से सारा सोच रही हो सकता है चीजें तो ज्यादा बिकें, लेकिन आपस में प्राइस वॉर हो जाए, तो सेल ज्यादा हो रही हो लेकिन प्रॉफिट कम हो जाए। तो इन डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को अलग अलग तरीकों से देखना पड़ता है। हाँ, ये है कि जैसे इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो ओवरऑल इकोनॉमी चलने लग जाती है, चीज़ों की सेल बढ़ जाती है। अगर बाकी चीज़ें अपनी जगह से ना हिलें तो फिर ये सारे सेक्टर अच्छे हो सकते हैं। इस पे हमने एक वीडियो बनाई हुई है 2025 के शुरू में, टॉप थीम्स फॉर 2025। आप वो ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी, डिटेल्ड। एक आखिरी हैंड रेज है, वो भी ले लें। हाँ चलें, एंड करते हैं। टेक्नो KJ7। सर दोबारा सवाल कर रहा हूँ आपसे। मैंने सिर्फ ये पूछना था कि आपने एक वीडियो के अंदर अपनी हाई नून और सिस्टम को मेंशन किया था कि फास्ट मूवर्स हैं और ये मतलब ये छोटी कंपनीज हैं और बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, और मतलब इनके बिजनेस 40-40 साल पुराने हैं। तो इनके ऊपर कमेंट्स से मुझे चाहिए, क्योंकि सिस्टम लिमिटेड के बारे में बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर चुका हूँ यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स में भी कि आपको ये एक वीडियो प्रॉपर बना दें, लेकिन वो शायद अभी तक आई नहीं है। तो सिस्टम लिमिटेड और हाई नून के बारे में थोड़ा सा कंपनी कोई कमेंट कर दें, बाकी मास्टर क्लास में तो फिर तफसील से सीखेंगे इंशाल्लाह। चलें, फार्मा पे हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप वो देखें ज़रूर। और सिस्टम लिमिटेड भी जो आपकी रिक्वेस्ट है ना, वो एक्सेप्ट, और उस पे एक्शन भी हो गया हुआ है बस थोड़े दिन में इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल पे आ जाएगी, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। चलिए, कोई फाइनल रिमार्क्स फ्रॉम अम्मार जैन, कोई फाइनल कमेंट्स फिर एंड करते हैं। ऑल डन, बड़ा अच्छा सेशन था, बड़ा मजा आया। अच्छा सेशन था। फाइनल कमेंट्स ये कि हर किसी को ना इस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए। इट डज नॉट मैटर कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप इन्वेस्ट करें इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए। 15-20 ईयर्स, 25 ईयर्स, रिजल्ट्स आपके सामने। ये वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्लास है, प्रोबेबली बेस्ट एसेट क्लास। तो आपने कुछ पोर्शन अपनी वेल्थ का, सेविंग्स का, इसमें लाजमी लगाना है, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको शुरू करना चाहिए। बिल्कुल 100%। बल्कि आजकल हम लोग भी अपनी यूट्यूब वीडियो के हर आखिर में यही कहते हैं कि एक्शन लेना है। हम्म। सीख लिया, समझ लिया, अब एक्शन लेना है। सही है। अब आप लोगों ने सबने इतनी ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन देख ली, और भी यूट्यूब चैनल हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, उनकी भी बात आपको समझ आती होगी। लेकिन अब आप सबने जो है एक्शन लेना है, सोच समझ के, लोगों से कंसल्ट करके, अपनी सारी सिचुएशन देख के, फाइनेंशियल प्लानिंग करके, फिर आप लोगों ने जो है, जो आपके लिए बेस्ट वे फॉरवर्ड है, उसके हिसाब से एक्शन लेना है। चलिए, हम इंशाल्लाह इस तरह के सेशंस और भी करते रहेंगे। आप लोगों ने हमारी जो है फेसबुक और दूसरे सोशल्स को जो है वो ज्वाइन कर लें, ताकि जो है हम कोई भी सेशन करें आपको पहले से पता चल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।